हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप गाइस आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और हम लोग लेके आए हैं पार्ट नंबर सेकंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर सेकंड लेके आए हैं। और फर्स्ट पार्ट में क्या सीखा था, जल्दी से एक बार बता दो मुझे, जल्दी से बता दो। फर्स्ट पार्ट में क्या सीखा था? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि वर्क की ग्रेविटेशन क्या होता है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी और जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम लोगों ने सीखा था, उसमें बताया था मैंने कि पहले आपको बताया था ग्रेविटेशन क्या होता है, दो बॉडीज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको कहूंगा ग्रेविटेशन। सेकंड चीज क्या बताई थी मैंने आपको कि इसका लॉ बताया था जो कि आपका न्यूटन साइंटिस्ट ने दिया था। उसने बोला था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इस लॉ को मैं सॉल्व करता हूं, डेरिवेशन करता हूं, तो F इक्वल्स टू आता है आपका, जल्दी से बोलो भाई, F इक्वल्स टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। मोर करेक्टली बोलूं तो F इक्वल्स टू g m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। और मैंने जो है लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था g का वैल्यू जो है मुझे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि g का एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है। मेरे पास जो है लगभग 13 से 14 मतलब 14 to 15 स्टूडेंट की मैसेज आए। बाकी स्टूडेंट जो है वो वीडियो नहीं देखे, इसका मतलब आई एम वेरी अपसेट। और जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया, बेटा कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर इन माय फेवरेट लिस्ट नाउ। एंड मोर इम्पोर्टेंट कि आप सब लोग जो है वो बहुत मेहनती हैं और आप सब लोग जो है जरूर जो है अपने हमारे स्कूल का और अपने पेरेंट्स का और हमारा नाम जो है वो रोशन करेंगे, ठीक है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो उस g का जो एक्यूरेट वैल्यू था वो आपका था 1.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg का स्क्वायर। याद है क्या? वहां तक हम लोगों ने देखा था। और आज हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा उसको समझाने की कोशिश करता हूं। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये जो बहुत बड़ा आपको जो एक m मास का बॉडी है, m मास का बॉडी काफी बड़ा बॉडी है, इसको मैं बोलता हूं अर्थ। मैं इसको बोलता हूं अर्थ। सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ है और अर्थ में पवन नाम का एक लड़का, पवन नाम का एक लड़का वो अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है। तो मैं अगर इन दोनों के बीच, अर्थ का मास m है और जो है पवन से अर्थ का जो रेडियस है सेंटर का, बेटा अर्थ से रेडियस का मतलब जो गहराई है, गहराई मैंने बोला है उसको, ठीक है, वो रेडियस जो है अर्थ का, उसको बोलूंगा r, अर्थ का रेडियस है, और m जो है मास ऑफ पवन है। अब पवन के बीच और अर्थ के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, भाई मैं पवन को पकड़ूंगा ऊपर फेंकूंगा अगर, तो अर्थ क्या बोलेगी, ये मेरा पवन है, इसको ऊपर मत फेंको। तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, पवन को नीचे अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो अर्थ, देखो भाई ऐसा है, पवन अर्थ में फोर्स नहीं लगा सकता, जब कि पवन ही खींच लेगा अर्थ को। अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ ही पवन को खींचेगी। अगर आप मास ऑफ पवन और मास ऑफ अर्थ बराबर कर दो ना, तो भाई साहब वैसे मास ऑफ पवन जो है, जो पप्पू बोलते हैं इसको, पप्पू, मास ऑफ पप्पू अगर आप ज्यादा कर दो अर्थ से, तो पप्पू ही अर्थ को खींच लेगा, ठीक है। तो पप्पू जो है वो हो गया आपका, पप्पू के बीच और अर्थ के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा आपको मैंने बता रखा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द पप्पू इज इक्वल्स टू मास ऑफ द अर्थ। मैंने कहा ना फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, दो ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ पप्पू, ठीक है, मास ऑफ पप्पू जो है मैं ऐसे लिखता हूं, मास ऑफ पप्पू इनटू इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। सिंपल सी बात है। सपोज किसी दूसरी जगह जो है इंग्लैंड में हमारा बबलू खड़ा हुआ है, तो बबलू के बीच और जो है इसके मास अर्थ के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। आप लोगों से बबलू गिर नहीं जाएगा नीचे, अरे नहीं भाई, अर्थ से पकड़ा हुआ है बहुत टाइटली, थोड़ा कि अर्थ गोल है, तो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हमें तो लग रहा है कि ये एकदम फ्लैट सरफेस पे है। अगर हमारे रेफरेंस में देखो अमेरिका में कोई है, तो वो अदर शेप, उसका शेप जो है अर्थ में जो है कुछ और निकल के आएगा, तो वो गिरते नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या है भाई, अर्थ जो है वो खींच के रखती है हर एक ऑब्जेक्ट को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो मास ऑफ जो है बबलू जो है वो क्या, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बबलू एंड द अर्थ, वो क्या निकल के आएगा बच्चों, आप बोलोगे सर वही है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बबलू is equals to capital G into m is the mass of the earth
एंड आर स्क्वायर इनटू मास ऑफ द बबलू। अरे वही है ना F इक्वल टू G m1 इनटू m2 अपॉन r स्क्वायर। यार और कुछ भी नहीं है, वही चीज कर रहा हूं बार बार ही। अब देखिए यार एक बार, अब देखो ये चीज तो कॉमन होगी G m अपॉन r स्क्वायर, ये जो चीज आई है ना बेटा, ये चीज जो है ये कॉमन होगी। अब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकालो, अर्थ का मास आना ही है, कैपिटल G आना ही है, रेडियस ऑफ अर्थ आना ही है, तो ये चीज कॉमन होगी। तो ये देखो G का वैल्यू कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द अर्थ आपको कांस्टेंट होता है, रेडियस ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट होता है, सब चीज में लिखवा चुका हूं आपको। ये कांस्टेंट कांस्टेंट तो भैया इसको एक नया कांस्टेंट बोल दो ना, नया कांस्टेंट बोल दो उसको। तो इसको मैं जो है एक नया कांस्टेंट बोलता हूं, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी क्या है, कांस्टेंट होगा। और आपका जो टास्क है अभी आपको कैपिटल G स्मॉल g का वैल्यू जो है निकालना है। कैपिटल G का वैल्यू आपको पता होता है 1.67 into 10 to the power -11। मास ऑफ द अर्थ जो होता है वो आपको 6 into 10 to the power 24 आपका क्या आ जाएगा, kg में आ जाएगा। और रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा 6400 किलोमीटर। तो आप इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मुझे जो है जल्दी से मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, आप जो है स्मॉल g का वैल्यू निकाल कर। और चीटिंग नहीं करना, नहीं चीटिंग बिल्कुल नहीं करना। वैसे मैंने बोल दिया स्मॉल g सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है सर इसको एक्सेलरेशन क्यों बोला आपने, इसको एक्सेलरेशन क्यों बोला है, भाई एक्सेलरेशन क्यों बोला है, आप पूछ सकते हो मुझसे। मैं आपको देखो आंसर देता हूं, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोला है। एक्चुअली ये g है क्या, ये g वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि अर्थ हर एक बॉडी पर लगाती है। अर्थ हर एक बॉडी को इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ क्या है वो खींचती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोला, जरा ध्यान से सुन लो। अब देखो अगर मैंने बोल दिया इसको नया कांस्टेंट बोल दिया तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं ना, आपका F इज इक्वल टू, सपोज ये m इज अ मास है, आपका क्या है m क्या है यहाँ मास है, इनटू ये g निकल के आ जाएगा। F इज इक्वल टू क्या है आपका m इनटू g, वही m इनटू g, वही है m इनटू g। एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा फोर्स ऑफ जो है ये अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा आपका। वो ये भी हो सकता है और इसको g की टर्म्स में लिखो, स्मॉल g की टर्म्स में, तो ऐसे मिल के आएगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये चलो फार्मूला पे देखा नहीं लग रहा आपको, भाई फोर्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला पढ़ा था हमने, मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा था ना। तो देखो मास तो मास ही है, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, g लिख रहे हैं। g मतलब ग्रेविटी किसका, सॉरी g मतलब क्या है आपका, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन से रिलेट हो रहा है इसलिए मैंने इसको बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी अर्थ जो लगा रही है हर एक बॉडी पर एक एक्सेलरेशन लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, जिसको बोलूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आपकी जो है और वो आपके लिखे ऑब्जेक्ट जो है वो लगाता है। अब यहाँ पर बेटा दो चीज होती है, आपको बता देता हूँ। एक होता है देखो अर्थ का है, ऐसा नहीं कि अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल शेप में है, नहीं, अर्थ जो है बेटा वो क्या है ओवल शेप में होती है ना। अर्थ जो होती है बच्चों उसमें होती है ओवल शेप में। अच्छा इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, मुझे जल्दी से बताओ। देखो मैंने आपको एक्सेलरेशन का यूनिट निकालना बताया था, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है बेटा, यार मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अब जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा वही तो g का यूनिट होगा, जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में है क्या, एक्सेलरेशन ही है, अर्थ का एक्सेलरेशन है। वहां हमने कार का, किसी बॉल का, किसी ट्रक का पढ़ा था, यहाँ पर ये अर्थ का एक्सेलरेशन है। और आपका जो है इसका यूनिट जो है एक्सेलरेशन के बराबर ही आएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है यूनिट इसका आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं अर्थ जो है वो परफेक्टली जो है स्फेरिकल शेप की नहीं है, अर्थ आपकी जो है मतलब इस तरह से ओवल शेप की है। तो ये अगर अर्थ का सेंटर है तो ये अर्थ का रेडियस हो जाएगा, इस तरह से रेडियस हो जाएगा। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेडियस है ये क्या है, हल्का सा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस रेडियस। और ये जो रेडियस होता है इसको बोलूंगा मैं रेडियस ऑफ इक्वेटर, इसको बोलूंगा रेडियस ऑफ इक्वेटर। और ये जो निकल के आता है इसको बोलूंगा रेडियस ऑफ पोल, बोलूंगा पोल। तो ये आपका पोल, ये पोल का रेडियस होता है, ये आपका इक्वेटर का रेडियस होता है। आप बोलोगे सर इक्वेटर का रेडियस जो है हल्का सा बड़ा है, तो रेडियस अगर बड़ा है तो g का वैल्यू क्या निकल के आएगा, कम हो जाएगा। तो एक आदमी इक्वेटर पर खड़ा है और वही आदमी पोल पे खड़ा हुआ है, पोल पे रेडियस कम होता है तो g ज्यादा होगा। तो आदमी जो है वो पोल पे खड़ा हुआ है तो उसका वेट जो है पोल पे ज्यादा होगा, उसको ज्यादा अपना भारीपन महसूस होगा अपने वेट से ज्यादा। उसका वेट है ना एक्चुअली उसका उससे ज्यादा उसको भारी लगेगा और यहाँ पर उस आदमी को जो है काफी हल्कापन फील होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों हम बोलेंगे, देखो यहां पर जो निकल के आया ना बच्चों, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू जी, मास इनटू जी, यही फोर्स को जो है मैं बोलूंगा इसको वेट बोलता हूं, वेट। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका यहां पर जो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट हो जाएगा बेटा W इज इक्वल्स टू वो आपको हो जाएगा m इनटू g, m तो यही था और ये g, इसी को मैंने बोल दिया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर g का वैल्यू ज्यादा है, मुझे बताओ आप यार, अगर g का वैल्यू ज्यादा है तो मास तो हमेशा फिक्स रहेगा, तो वेट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और g का वैल्यू अगर जो है, g का वैल्यू भी अगर कम निकल के आ रहा है तो आपका वेट भी क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। तो वही चीज है कि इक्वेटर में आपका क्या होता है बेटा, रेडियस बढ़ने से g का वैल्यू कम होता है, तो वेट क्या होगा, आदमी का वजन यहाँ पर कम निकल के आएगा और यहाँ जो है वो वजन जो है वो ज्यादा निकल के आएगा। एक क्वेश्चन जो है इसमें पूछ लेता है एग्जामिनर, 1 केजी चीनी, एक बनिया जो है शॉपकीपर जो है वो 1 केजी चीनी को इक्वेटर पर तोलता है और उसी 1 केजी चीनी को वो पोल पर तोलता है, कहां पर उसको ज्यादा फायदा होगा? आप बोलोगे कि यहां पर उसको जो है आपका क्या होगा, देखो यहां पर वो 1 केजी चीनी को तोड़ रहा था, इक्वेटर पर आपका जो है आर का वैल्यू बढ़ने से जी कम हो जाता, तो वेट क्या आएगा, कम निकल के आएगा। तो यहां पर वो 1 केजी चीनी का एक्चुअल जितना वेट होना चाहिए उतना होगा नहीं, उससे कम ही हो जाएगा। और यहां पर जो है वो जरा सा मास जो है डालेगा, क्योंकि जी का वैल्यू यहां पर क्या है, रेडियस कम हो गया, जी का वैल्यू बढ़ गया, जी का वैल्यू बढ़ने से वेट भी बढ़ जाएगा, यानी कम चीनी जो है वो आपका ज्यादा वेट की लगेगी। 800 ग्राम चीनी डालेगा क्योंकि जी का वैल्यू बढ़ चुका है, जी का वैल्यू बढ़ चुका है तो वेट जो है वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो 1 केजी चीनी जो है वो इक्वेटर पर उसको ज्यादा मास डालना पड़ेगा 1 केजी बनाने, मतलब उसका वेट बराबर करने के लिए, जो कि वो पोल में कर रहा है। तो पोल में जो है वो जो आपका होगा शॉपकीपर, उसमें 1 केजी चीनी का वेट जो है वो ज्यादा होगा और 1 केजी चीनी का वेट इक्वेटर में कम होगा। इस वेट का फॉर्मूला होता है m into g, और g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्यों आया, मैंने आपको ये चीज जो है मैं समझाई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है g की एप्लीकेशंस देखेंगे कि कैसे जो है g को हम लोग जो है g का वैल्यू चेंज होने से वेट पर फर्क पड़ता है, फोर्स पर फर्क पड़ता है, ये सब चीजें देखेंगे हम लोग। आज हम लोगों ने इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग जो है एक बार जो है अपने एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स की जो भी आपके पास है रेफरेंस बुक, वहां से आप उसको रीड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।